फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6th क्लास सिविक का चैप्टर नंबर 3 और इसका नाम है व्हाट इज गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट क्या है, किस प्रकार से बनती है, गवर्नमेंट का हमारे लिए क्या रोल है, ये सारा हम लोग जानने वाले हैं। तो चलो करते हैं शानदार वीडियो की शुरुआत। हर एक देश को एक गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है ताकि वहां पे डिसीजंस लिए जा सके और जो भी काम है वो सारे किए जा सके। ये डिसीजंस जो होते हैं वो रोड्स को, स्कूल्स को बनाने के लिए और जितनी भी मार्केट में चीजें मिलती है उनकी प्राइस को कम करने के लिए या तय करने के लिए, किस चीज को एक्सपेंसिव रखना है और इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, वाटर की सप्लाई, ये सारी जो चीजें हैं ये वास्तव में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट से जुड़ी हुई होती है। गवर्नमेंट बहुत सारे सोशल इश्यूज उन पे भी एक्शन लेती है, जैसे कि गरीबों को सहायता प्रदान करने वाले इश्यूज हैं। उसी के अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जैसे कि पोस्टल डिपार्टमेंट, रेलवे सर्विसेज, उनको भी गवर्नमेंट टेक केयर करती है। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट का अल्टीमेट गोल हमारे लिए भला और हमारी सर्विसेज का होता है। गवर्नमेंट का ये भी जॉब है कि हमारी देश की जो बाउंड्री है उसकी वो रक्षा करे और अन्य कंट्रीज के साथ में बहुत ही अच्छे रिश्ते वो रखे। गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि हर एक सिटीजन को पर्याप्त मात्रा में भोजन मिले, अच्छे स्वास्थ्य फैसिलिटीज मिले। जहां पे किसी भी प्रकार का नेचुरल डिजास्टर हो जैसे सुनामी, अर्थक्वेक, वहां पे गवर्नमेंट जो है सहायता के लिए कैंप ऑर्गेनाइज करती है और जो भी लोग पीड़ित या परेशान होते हैं उनको हर प्रकार की सहायता अवेलेबल करवाती है। जब भी गवर्नमेंट देखती है किसी स्टेट में कहीं छोटी जगह या बड़ी जगह कोई भी डिस्प्यूट या कोई भी विवाद हो, किसी प्रकार का क्राइम होता है, तो गवर्नमेंट उस चीज को कोर्ट में सोल्व करवाती है। कोर्ट भी वास्तव में गवर्नमेंट का एक पार्ट है। तो आप लोग यहाँ आश्चर्य कर रहे होंगे कि गवर्नमेंट जो है वो इतने सारे काम जो मैंने आपको बताए हैं उनको मैनेज कैसे करती है। वास्तव में गवर्नमेंट इनको बहुत ही शानदार तरीके से मैनेज करती है। जब बहुत सारे लोग एक साथ में रहते हैं, एक साथ में काम करते हैं, तो वास्तव में एक ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत होती है जो इनसे जुड़े हुए डिसीजंस को बना सके और इन सारी चीजों को संभाल सके। और यही सारा काम जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो हर एक व्यक्ति पे लागू होते हैं। जितने भी रिसोर्सेज हैं और हमारी कंट्री की जो टेरिटरी है उसको कंट्रोल करने के जो रूल्स है वो सब पे लागू है, ताकि हमारे लोग जो हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। गवर्नमेंट लोगों के बिहाफ पे लीडरशिप का काम करती है, डिसीजन लेती है और इसी के साथ साथ में लिए गए डिसीजंस को लागू करती है ताकि उनके यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। गवर्नमेंट के लेवल्स को हम लोग देखते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट के पास में इतने सारे काम है, तो इतने सारे कामों को वह कैसे मैनेज कर पाती है। वास्तव में गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स होते हैं, लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। तो गवर्नमेंट जो है इस तरीके से 3 टुकड़ों में विभाजित है और 3 तरीके से गवर्नमेंट अपना काम करती है। लोकल लेवल का मतलब है विलेज, टाउन या लोकेलिटी, जहां पे लोकल गवर्नमेंट है वो वहां के लोगों की टेक केयर करती है। स्टेट लेवल का मतलब हो गया पूरा एक स्टेट, चाहे हरियाणा, आसाम या इंडिया का कोई भी अन्य स्टेट हो। और इसी के साथ में तीसरी जो होती है वो होती है नेशनल। उसकी जिम्मेदारी पूरे कंट्री की होती है, पूरे कंट्री के काम को वो देखती है। लेकिन नेशनल से लेके, स्टेट से लेके लोकल तक सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग बट जाती है, इसलिए आसानी से ये सारे काम गवर्नमेंट कर पाती है। आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग ये जानेंगे किस प्रकार से लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो काम करती है। लॉज और गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कुछ लॉज बनाती है जो कि देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके द्वारा फॉलो किए जाते हैं। यही एक तरीका है जिसके द्वारा गवर्नमेंट आसानी से काम करती है। गवर्नमेंट के पास में पावर होती है डिसीजंस को लेने की। गवर्नमेंट के पास में ये भी पावर होती है कि वो उन डिसीजंस को लागू करवा सके। जैसे कि
गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया कि जो भी कोई व्यक्ति मोटर व्हीकल को ड्राइव करता है उसके पास में लाइसेंस होना चाहिए। उसी के साथ में गवर्नमेंट ये भी नियम बनाती है कि अगर कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाता है तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा या उस पर फाइन हो जाएगा। तो इन लॉज के बिना गवर्नमेंट की पावर कुछ नहीं है, इन लॉज के बिना गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती है। इसका मतलब गवर्नमेंट को सही तरीके से चलाने के लिए बहुत सारे रूल्स और लॉज बनाने पड़ते हैं। गवर्नमेंट कुछ एडिशनल एक्शंस भी ले सकती है जब भी गवर्नमेंट को आवश्यकता है कि किसी विशेष प्रकार के नियम की हमें आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि वो किसी काम के लिए हायर नहीं किए गए हैं क्योंकि वो किसी विशेष जाति, धर्म, संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, तो वो कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट में ये अपील कर सकता है कि मेरे साथ में भेदभाव हुआ है। तो कोर्ट में उसे न्याय मिलेगा और किसी भी व्यक्ति को भेदभाव करने की छूट नहीं होगी। गवर्नमेंट के टाइप्स के बारे में हम लोग जानते हैं। गवर्नमेंट अलग अलग टाइप्स की होती है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्रकार की गवर्नमेंट हम लोग देखते हैं। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के द्वारा लोगों को चुना जाता है और उसके बाद में ये चुने हुए लोग जो हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर गवर्नमेंट अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करती है और उनको डिफेंड करती है कि हम जो एक्शंस ले रहे हैं वो क्या है और उन्हें हम लोग क्यों ले रहे हैं, ये सारे वो आम जनता को बताते भी हैं। दूसरी एक और गवर्नमेंट जो है वो है मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है किंग या क्वीन जो होते हैं उनके पास पूरे पावर होते हैं डिसीजंस को लेने के और गवर्नमेंट को चलाने के। मोनार्क क्या करता है, एक छोटा ग्रुप रखता है जिससे अपने कुछ विशेष मैटर्स को वो डिस्कस कर लेता है, लेकिन फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो मोनार्क, राजा या रानी के अंदर ही रहते हैं। और डेमोक्रेसी की तरह राजा और रानी को अपने एक्शंस को और अपने रूल्स को किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए डेमोक्रेसी जो है वो एक बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, इंडिया एक डेमोक्रेसी है और इसी के कारण से हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। और इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को पाने के लिए हमने बहुत अधिक संघर्ष और लड़ाइयां लड़ी है। बहुत सारे ऐसी जगह दुनिया में है जहां पे अभी भी डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल और संघर्ष किया जा रहा है। डेमोक्रेसी का मुख्य फीचर ये है कि लोगों को अपने लीडर्स को चुनने का अधिकार होता है। इसलिए डेमोक्रेसी में वास्तव में लोगों का रूल होता है और इसका बेसिक आइडिया ये है कि लोग जो हैं ये रूल्स जो गवर्नमेंट को और या एक कंट्री को चलाने के लिए बनाए जाते हैं उनमें अच्छी तरीके से भाग ले सके और उनसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, वो लोगों की भलाई के लिए नियम कायदे कानून बना सके। हमारी जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में लोग इलेक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनके द्वारा चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एक इलेक्शन प्रोसेस में भाग लेते हैं और फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हमारी एंटायर पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। आजकल जो गवर्नमेंट है ये पूरी तरीके से अपने आप को डेमोक्रेटिक नहीं कह पाती है अगर उसके पास में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ना हो। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी एडल्ट लोग हैं जिनकी एक निश्चित एज तय कर दी गई है उससे अगर ऊपर वाले व्यक्ति वोट नहीं दे पाते हैं तो वो कंप्लीट डेमोक्रेसी नहीं होती है। ऐसा हमेशा नहीं होता है। बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी होती है जहां पे वुमेन या गरीब लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं दिया जाता था। पहले की गवर्नमेंट की अगर बात करें तो वहां पे केवल एजुकेटेड लोगों को ही वोट करने का अधिकार था या पैसे वाले लोगों को ही वोट करने का अधिकार था। इसका मतलब वुमेन, पुअर और जिनके पास में प्रॉपर्टी नहीं है, जो एजुकेटेड नहीं है, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। और इस कंट्री में जो रूल्स और रेगुलेशंस बनेंगे
वो तो केवल इन लोगों के लिए ही बनेंगे। इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें तो इंडिया के अंदर स्मॉल माइनॉरिटी थी जिसको वोट देने का अधिकार था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसमें बदलाव किया जाने लगा, क्योंकि अधिकतम जो लोग थे वो वोट नहीं दे पाते थे। कुछ ही लोग जो है वो पूरे देश के लोगों का भविष्य और नियम कायदे कानून तय करते थे। बहुत सारे लोग जैसे कि गांधी जी और अन्य इस बात पे बहुत अधिक सरप्राइज थे कि ये तो बहुत गलत है, आम आदमी को गवर्नमेंट को बनाने में अधिकार मिलना चाहिए और जितने भी एडल्ट लोग हैं उनके पास में वोट करने का अधिकार होना चाहिए, और इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहा जाता है। 1931 में गांधी जी ने यंग इंडिया जर्नल में लिखा था, मैं एक ऐसे विचार को सहन नहीं कर सकता जहां पे पैसे वाले आदमी को वोट डालने का अधिकार है और जिस व्यक्ति के पास में करेक्टर है लेकिन वेल्थ और एजुकेशन नहीं है उसे वोट डालने का अधिकार नहीं है। एक व्यक्ति जो ईमानदारी से अपना जीवन यापन करता है उसे वोट देने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो गरीब ही क्यों ना हो। तो हमारे जब बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जैसे कि गांधी जी, उन्होंने इस बात की वकालत की तो धीरे धीरे हमारे देश में बदलाव आया और जितने भी लोग एडल्ट हैं उन सबको वोट देने का अधिकार मिला। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस सब्जेक्ट के अन्य वीडियोस को देखने के लिए, साथ ही साथ इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।